विशेष तौर पर उसका नाम विकास दुबे हो, तो क्या उसके खिलाफ कोई बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? कौन करेगा? अगर यही घटना को अंजाम देने वाला कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति होता, अगर इसी घटना को अंजाम देने वाला कोई बौद्ध समुदाय का व्यक्ति होता, कोई सिख समुदाय का व्यक्ति होता, कोई जैन समुदाय का व्यक्ति होता, यहाँ तक कि कोई माइनॉरिटी समुदाय में से होता, तो मैं समझता हूँ आज हमारे देश के जो बड़े बड़े साधु संत हैं, बड़े बड़े ठेकेदार, कि जिस शहर में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए हो, उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी? उनके परिवारों के ऊपर से साया उठ गया, उनके परिवारों के जिम्मेदार लोग थे। वो एक पुलिस उपाधीक्षक थे, 3 सब इंस्पेक्टर थे, उसमें यानी सिपाही भी रहे हैं, और उसमें एक थानाध्यक्ष भी थे। इतनी बड़ी घटना होने के बाद लोग जय परशुराम के नारे लगाते हैं या जय श्री राम के नारे लगाते हैं। मैं नारों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान हालात चल रहे हैं, कुछ साल पहले 2007 से 2012 तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रही। कानून व्यवस्था का लोहा माना जाता है बहन कुमारी मायावती जी को। कानून व्यवस्था के मामले में यानी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहन जी को लोहा माना जाता है, और उनसे प्रेरणा लेकर के और राज्य के मुख्यमंत्री भी अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था बनाने की बात करते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश कुमार जी की सरकार आई, अखिलेश यादव जी की, उन्होंने जहां तक काम करना था किया। लेकिन वर्तमान के हालातों को देखते हुए जो वर्तमान में सरकार चल रही है, आम जनता दुखी है, जनमानस दुखी है, और आम जनता की स्थिति को देखते हुए आने वाली सरकार 2022 में कहीं ना कहीं हो सकता है सपा बसपा का गठबंधन हो, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये कहूंगा मैं कि बहुजन समाज की ही सरकार होगी कहीं ना कहीं। या तो अखिलेश कुमार यादव जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, यानी बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा से आ सकते। अगर यही घटना को अंजाम देने वाला कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति होता, अगर इसी घटना को अंजाम देने वाला कोई बौद्ध समुदाय का व्यक्ति होता, कोई सिख समुदाय का व्यक्ति होता, कोई जैन समुदाय का व्यक्ति होता, यहाँ तक कि कोई माइनॉरिटी समुदाय में से होता, तो मैं समझता हूँ आज हमारे देश के जो बड़े बड़े साधु संत हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो आए दिन छोटी छोटी बातों पर टीवी पर बयान देने आ जाते हैं, उल्टे सीधे भड़काऊ भाषण देने आ जाते हैं, वो आज इसको देशव्यापी मुद्दा बनाकर पेश कर देते और अब तक सरकार का घेराव कर दिया जाता। लेकिन अभी तक मैं समझता हूं कोई कार्रवाई हुई होगी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक तो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया कि जो 8 पुलिस कर्मचारी शहीद हुए हैं उनके बारे में क्या कहा, या जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उस पर क्या आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी कोई घटना केंद्र सरकार की तरफ से या उसकी तरफ से ऐसा वाक्य हमारे सामने नहीं आया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिसके ऊपर सरकार का हाथ हो, जिसके ऊपर पार्टियों का हाथ हो, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का हाथ हो, केंद्र सरकार का हाथ हो, और विशेष तौर पर उसका नाम विकास दुबे हो, तो क्या उसके खिलाफ कोई बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? कौन करेगा? लेकिन मैं समझता हूं क्या होगा कैसे होगा ये तो मुझे नहीं पता, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा भारत में इस समय कानून व्यवस्था जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर पूरी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। कोई मान मर्यादा, संविधान की रूपरेखा, संविधान की मान मर्यादा को सब लोग मिट्टी में मिलाकर, संविधान के अधिकारों को मिट्टी में मिलाकर, संविधान में जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को कुचलकर अपनी मनमानी तरीके से लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। आए दिन दलितों के घर जलाए जाना, आए दिन दलित बेटियों के साथ में बलात्कार करना, आए दिन घटनाओं को अंजाम देना, बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देना। लेकिन एक घटना हमारे सामने और आई थी, आपने शायद सुना भी हो, पूरी तरह से टीवी पर हावी हो गए थे सब लोग, पूरा देशव्यापी मुद्दा बना दिया था। बड़े बड़े संतों ने बोलना शुरू कर दिया था, राष्ट्रीय 2 संतों का नाम उनमें आया। राष्ट्रीय 2 संत नहीं थे, राष्ट्रीय 2 संत थे। उनको राष्ट्रीय संत की उपाधि से कहा गया था। जो पाल घर में हत्या हुई थी, हालांकि उसकी निंदा हमने भी की थी। संत हो, बौद्ध भिक्षु हो, फकीर हो, सूफी हो, मौलवी हो, किसी भी प्रकार का या कोई आम व्यक्ति भी हो, किसी भी प्रकार से गलत तरीके से कोई हत्या नहीं की जानी चाहिए, और गलत तरीके से किसी के साथ में बदतमीजी या दुष्व्यवहार या संविधान की धाराओं को तोड़ करके कोई अवैध कार्य नहीं करना चाहिए। इन चीजों की तो हम भी मानते हैं, लेकिन
जब वो दो संतों का मामला उठता है तो पूरे देश का मीडिया, पूरे देश के साधु संत, पूरे देश के हमारे धर्मों के ठेकेदार सामने आते हैं और निकल करके कहते हैं कि ये कांग्रेस का हाथ है, उसका हाथ है, इसका हाथ है। लेकिन वो बात नहीं होती जो होनी चाहिए थी। और आज जब 8 पुलिस वाले शहीद हों, चाहे हमारे देश में शहीद सेना का व्यक्ति हो जो हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिनकी रक्षा के उसमें हम लोग संरक्षण में रहते हैं सुरक्षित, चाहे वो शहीद हो, चाहे हमारे सिविल पुलिस का नौजवान शहीद हो, शहीद तो शहीद ही है। और ऐसे शहीद परिवारों के लिए हमारी पूरी सहानुभूति है। बड़े दुख की भी बात है कि आज उनके परिवारों में से उनका साया उठ गया। और मैं समझता हूं कि उन 8 पुलिस वालों को, उनके परिवार वालों को न्याय भी मिलना चाहिए और जिन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द करनी चाहिए। और की है तो बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश सरकार बधाई के पात्र हो सकती है। अगर नहीं की है तो मैं वो अपील करूंगा, मैं उम्मीद करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से कि उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज पूरे देश का माहौल आखिर क्यों बिगड़ रहा है? किसी ऑटो वाले से बात कीजिए, किसी से भी बात कीजिए, सब कहते हैं 2014 से पहले बड़ी सुख शांति पूर्वक जिंदगी हम सब लोग जी रहे थे। आज क्या हो गया? आज कहीं ना कहीं सरकार कोरोना वायरस के आड़ में अपनी पार्टियों का निर्माण कर रही है और अपने पार्टियों कार्यालय तो बना रही है, कहीं एलसीडी बांट रही है, कहीं कुछ कर रही है। लेकिन आज जो लाखों करोड़ों जनता बेरोजगार है उस पर उस सरकार का आज भी ध्यान नहीं है। नौकरी देने की बजाय नौकरी छीनने की बात की जाती है। ये मेरे साथियों, मेरे प्रिय देशवासियों, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान वो इन लोगों को नहीं पच रहा है, वो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये उसको संविधान मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि संविधान में तो संशोधन होते रहने चाहिए, यानी संविधान में उन संशोधनों की बात करते हैं जिसमें मजदूर को न्याय ना मिले, जिसमें मजदूर को रोजगार ना मिले, जिसमें मजदूर को उसका अधिकार ना मिले। उन संशोधनों की बात नहीं करते जिनमें लोग मनमानी करते हैं। हालांकि संविधान में मैं समझता हूं संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो मैं समझता हूं पूरे देश को न्याय भी मिलेगा, न्याय व्यवस्था भी मिलेगी और कानून भी मिलेगा, कानून व्यवस्था भी मिलेगी और न्याय प्रणाली सबके ऊपर लागू होगी। देश में वर्णवाद व्यवस्था के कारण छुआछूत आज भी बहुत सारी बातें, मैं एक बात कहूँगा, अभी सदगुरु जी का मैं एक बार सुन रहा था, सदगुरु जी कह रहे थे कि बात सही है, अच्छी बात लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। मैंने सुना, उन्होंने कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लोग इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो शुल्क कास्ट में पैदा हुए। बिल्कुल ठीक है, मैं समर्थक हूँ, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कास्ट दूसरे समाज में पैदा हो गए होते तो न जाने बाबा साहब को कब का प्रधानमंत्री तो छोड़िए, राष्ट्रपति भी छोड़िए और भारत रत्न भी बहुत पहले मिल गया होता। इस विषय पे मैं बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ और सिर्फ लोगों ने दलितों का नेता बनाकर सीमित कर दिया है, जबकि बाबा साहब अंबेडकर हर समाज के नेता हैं, देश के नेता हैं। विदेशों में भी जो हमारे बौद्ध अनुयायी रह रहे हैं और विदेश के जो दूसरे भी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जैसे शख्सियत बाबा साहब के बात का और बाबा साहब के कारनामा का लोहा मानते हैं। ये हमारे लिए बड़े फख्र होनी चाहिए कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। वो किसी को पचे ना पचे, लेकिन भारतीय संविधान को मिटाने के लिए जो भी कोई कोशिश करेगा वो मिट सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान तो स्थायी है, क्योंकि उसमें वो व्यवस्था है हर मानस को, हर जनमानस को बराबरी का न्याय, बराबरी का प्यार, बराबरी का अधिकार दिया गया है। और अधिकार लेना मैं समझता हूं किसी के लिए बुरी बात नहीं हो सकती है। अधिकारों का हनन करके कोई व्यक्ति जब कानूनी कार्रवाई, कानून के खिलाफ काम करता है तो मैं समझता हूं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कानून व्यवस्था तोड़ने का काम और जो कानून व्यवस्था को भंग करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार रोकने का काम करे, दिल्ली सरकार रोकने का काम करे, जहां भी हो, पूरे देश में हो। मेरा कहने का मतलब है, मैं चलते चलते एक बात और कहूंगा लास्ट में, मेरा मानना है कि जो गलत व्यक्ति है, एक विकास दुबे की बात नहीं है, गलत व्यक्ति का काम है किसी भी गलत कार्य को अंजाम देना, चाहे वो दलित समुदाय में हो, चाहे वो स्वर्ण समाज में हो, चाहे वो बनिए समाज में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी मजहब में हो, वो जहां भी जाता है वो गलत कार्यों को अंजाम देता है। और गलत व्यक्ति किसी समाज का नहीं हो सकता, किसी देश का नहीं हो सकता, किसी जाति का नहीं हो सकता, किसी मजहब का नहीं हो सकता, किसी समुदाय का नहीं हो सकता। मेरा मानना वही है कि गलत तो गलत है और गलत को
उसके किए की सजा मिलना बहुत जरूरी है, और जिसके साथ हुआ है उसको न्याय मिले, जिसने किया है उसको सजा मिले। मैं ज्यादा ना कहते हुए मेरे देशवासियों, आज आप सावधान हो जाइए फेंकू भाषणों से, जो बहुत दिनों से सुन सुन के लोगों के कान पक चुके। अब पूछना चाहिए सरकारों से कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, उनका क्या हुआ? हमने 5-6 साल गुजार लिए आपकी उसी आस में। 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? अच्छे दिन लाने का आपने वादा किया था, उसका क्या हुआ? बहुत सारे और भी लंबे लंबे वो जुमले थे, जिन जुमलों के सहारे हमारे देश की सरकारें बैसाखी के सहारे चल रही हैं। अगर सच्चाई होती, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सही में काम किया है, देश के अंदर वाकई में विकास किया है, तो मैं समझता हूं ईवीएम को हटा करके चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि सत्य के लिए तो कोई भी चुनाव जिताने के लिए राजी हो जाएगा। ईवीएम का फिर सहारा लेने के लिए जरूरत क्या है? सबने बैन कर दिया है। मुझे भी पूरी उम्मीद है कि हमारे देश की सरकार भी आने वाले जितने भी चुनाव हैं, चाहे विधानसभा के हो, चाहे विधान परिषद के हो, चाहे लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, वो जितने भी चुनाव होंगे ईवीएम मशीन से कराना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। तो जब भी पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सचमुच काम किया है, तो ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव ना कराने पर भी उनकी जीत हो सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ईवीएम के सहारे ही सरकार चल रही है। ईवीएम हटते ही उनकी सरकार जाएगी, इस बात का डर है। मैं यही कहना चाहूंगा, जो पैसा आज हमारे पार्टियों पर खर्च होता है, लोग अनसली खर्च करते हैं, उसको देश के हित में लगाना चाहिए। मैं इससे ज्यादा ना कहते हुए आप सभी को सादर जय भीम, जय भारत।